चलिए, तो करंट जीके में, स्टैटिक जीके में हम जो बात कर रहे हैं वो है एक कानून की, एक्ट की बात कर रहे हैं। वो है शांति कानून। शांति, शांति का मतलब क्या है? SHANTI। ये शांति का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका संबंध किससे है। आप जानते हो कि भारत में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, परमाणु ऊर्जा का प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति इस कानून के तहत दी जा रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब एटॉमिक क्षेत्र में, एटॉमिक जो हमारा सेक्टर है, इसमें आ सकेगा। वो किस कानून के तहत है? शांति। ज्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर यही बनेगा कि शांति कानून का संबंध किससे है। तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देना। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका पूरा नाम। ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नाम है शांति एक्ट 2025। पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल, हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, सतत बोलते हैं इसको। सस्टेनेट हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये शांति का पूरा नाम है। अब दो डाटा है अपने पास। भारत की वर्ष 2025 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.9 गीगावाट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान के बच्चे ये ध्यान दें कि राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि वो कहां स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सेकेंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन राजस्थान। राजस्थान का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 2025 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान में दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखी गई। उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि ये कहां है। विशेष रूप से राजस्थान के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो 8.9 गीगावाट अभी लेटेस्ट है। हमारा जो टारगेट है वो है 100 गीगावाट। हम 100 गीगावाट को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए हमने जो लक्ष्य वर्ष डिसाइड किया है वो है 2047। क्लियर? परमाणु ऊर्जा के संबंध में और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी थोड़ी देर में करूंगा। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की योजना है। छत्तीसगढ़ 75% अनुदान देती है, एक विशेष प्रकार का टूर पैकेज। इसमें सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है। इसी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले यदि आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है सुभद्रा योजना किसकी योजना है? ये महिलाओं के डेवलपमेंट से संबंधित है, ये ओडिशा सरकार की योजना है। तो आपको इस रूप में ध्यान रखना है। दिल्ली के लिए जो नई न्यूज आई है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, इनको शराब घोटाले में रिहा कर दिया गया। ये जेल में थे, रिहा कर दिया गया। जो कोर्ट है उसने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, तो बाइज्जत उनको रिहा कर दिया गया है। आप जानते हो, आते ही वो रोने लग गए थे, आपने देखा होगा। तो यहां पर क्या है, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी दिल्ली में चुनाव करवा ले और यदि 5 या 6 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने ये बात कही। जो भी है उनका अपना एक मत था, अपने विचार थे, वो उन्होंने कहा। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो बन जाता है कि दिल्ली में
लेटेस्ट में क्या चर्चा में है? तो लेटेस्ट में चर्चा में है, इसमें जो वर्तमान जिले हैं वो 13 जिले हैं। 13 जिले हैं वर्तमान के अंदर, पहले 11 थे, मतलब जिलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, जो मुख्य रूप से होते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले लद्दाख में जिलों की बढ़ोतरी की गई थी। लद्दाख में कुछ नए जिले बनाए गए थे, 2 जिले पहले थे, और चलो मैं बता देता हूं, ये होमवर्क नहीं दूंगा आपको। लद्दाख में 7 जिले हैं, 5 नए जिले बनाए गए थे लद्दाख में। ये आपको जानने बहुत जरूरी है कि लद्दाख में वर्तमान के अंदर 7 जिले हैं, पहले 2 होते थे, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हो लद्दाख के संबंध में भी एक आंदोलन चला था, ठीक है ना? तो इस कारण से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, एक स्टार डाल के आप लिख सकते हो, लद्दाख में जिले 2 + 5, ये इंपॉर्टेंट है, 2 + 5 लद्दाख में। तो टोटल लद्दाख के अंदर 7 जिले हैं, ये ध्यान रखें आप सारे। सोनम वांगचुंग का नाम सुना होगा, जो लद्दाख में अधिकार दिलाने के उद्देश्य से आंदोलन किया था, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। सोनम वांगचुंग, ये लड़की नहीं है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, समझे ना बात को? तो यहां लद्दाख में आप लिखना चाहो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जुड़े रहते हैं, नहीं पता होता है इनको। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुंग का संबंध इसी यूनियन टेरिटरी से है। सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर सोनम वांगचुंग का संबंध इसी यूनियन टेरिटरी से है, ठीक है ना? ये लद्दाख में ये कहा गया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, यहां पर पर्यटन को कम किया जाए, क्योंकि पर्यटन के नाम पर यहां पर जो होटल्स बन रहे हैं, लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो गई है। इस कारण से क्या है, भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, प्रकृति प्रभावित हो रही है। पता लगा पहाड़ी टूटकर नीचे गिर गया, ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ हम पर्यटन से संबंधित क्रियाएं ज़्यादा कर रहे हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। तो लद्दाख की सुरक्षा के लिए उन्होंने किया था, तो इनको जेल में डाल दिया गया। वो घटना जो भी आप जानते हो, पहले मैं यूट्यूब पे चर्चा कर चुका हूं उसकी। राजधानी दिल्ली है, सीएम रेखा गुप्ता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दिल्ली की 4थी महिला सीएम है ये। पहली सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी आतिशी, ठीक है ना? और चौथी फिर रेखा गुप्ता है ये। स्मोग से प्रभावित रहता है। स्मोग वायु प्रदूषण से संबंधित एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि स्मोक और फोग से बनता है। स्मोक मतलब धुआं, फोग मतलब कोहरा। सर्दी के दिनों में होता है, आप जानते हो। पूरा जो एनसीआर है वो इससे प्रभावित रहता है, आवाजाही रोक दी जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति वहां पर हो जाती है दिल्ली में जो लोकसभा सीटें हैं ये 7 हैं, विधानसभा सीटें जो है ये 70 है। क्लियर? नेक्स्ट, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 2011 में बंद कर दिया गया था। इसे अब वापस खोलेंगे। विशेष बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका नाम है काशीवाजाकी कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जापान का। इसे खोला जाएगा। 2011 में सुनामी आई थी, जिसमें फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो विस्फोट कर गया था। इस कारण से वहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इस कारण से जापान ने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कमी लाने के लिए उसे बंद करना पड़ा, लेकिन अब ये इसे वापस खोल रहा है। यहाँ आपको जो स्पेशली एक बात ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगेगा कि इसे कौन बता सकता है, और मैंने इसके लिए बाकायदा शॉर्ट्स बनाया है। मेरे जो शॉर्ट्स होते हैं वो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो आप देखते हो नहीं देखते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको वो शॉर्ट्स देखने हैं तो एक तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ये रखो,
दूसरा आप टेलीग्राम ये ज्वाइन रखो। तीसरा आप इंस्टाग्राम ये ज्वाइन रखो। सभी में एक ही नाम है हमारा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब इससे ज्वाइन रखा करो ताकि आपको वहाँ मिल जाता है। ये वहाँ मैंने बताया हुआ है। ये करंट जीके में खूब कराया था, जोर दे दे के कराया था। वो बात वो ये है, वो है जापान की प्रधानमंत्री कौन बताएगा? जापान की पीएम सना ताकायाची, ये नाम है उसका। अपने आप लिखना, यहां पर आपके लिए छोड़ रहा हूं। और क्यों महत्वपूर्ण है? ये है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। गूगल पे सर्च करना, नाम आ जाएगा। एस पे नाम है, कुछ करोगे तो पता लगेगा। फोटो भी देख लेना उसकी, ठीक है? बुजुर्ग नहीं है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये है पहली महिला पीएम। महिला पीएम पर एक ऐसा स्टैटिक जीके है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको कभी मत भूल जाना। विश्व में पहली महिला पीएम, विश्व में पहली महिला मतलब दुनिया में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, उसका नाम क्या था? दोनों ही आते हैं। ज्यादातर देश पूछते हैं कि दुनिया का वह पहला कौन सा देश है जिसमें महिला प्रधानमंत्री बनी थी सबसे पहले। उस महिला का नाम है श्री माओ भंडार नायके। ये बहुत बार आता है बेटा। श्रीलंका की बनी थी, श्रीलंका की बनी थी। ये कभी मत भूल जाना। ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन है ये। जिस दिन ये गलत कर दिया, एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट से नीचे चले जाओगे आप। श्री माओ भंडार नायके। चले आइए, अब देखिए, जब हम परमाणु संयंत्र की बात करते हैं, एटॉमिक प्लांट की बात करते हैं, तो एक एटॉमिक दुर्घटना हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ये 25 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है ना? आप अप्रैल 1986 भी याद रख सकते हो, यूक्रेन से संबंधित है। इसके साथ साथ यदि मैं एक सदाबहार बात करूं, जिस क्वेश्चन को मैंने खूब देखा है और आपको मजा आएगा यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो एक भारत के अंदर हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये हुई थी आपकी 3 से 4 दिसंबर 1984 को। इन दोनों बातों को एग्जामिनर बड़ा प्यार से पूछता है आपको। यह आपका स्टैटिक पोर्शन है। भोपाल गैस त्रासदी ये 1984 के अंदर हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 के अंदर हुई थी। यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है। देखो, अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। एक बार बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा आपको। दुनिया में चर्चित चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना और भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1986, 1984, दूसरा ऑप्शन
9084, 9086। तीसरा ऑप्शन दोनों 9084 में हुई थी। डी ऑप्शन दोनों 9086 में हुई थी। ये आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन सा शब्द लिया है। पहले का चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, तो चेरनोबिल 1986 में, तो ये दूसरा नहीं कर देना, ये पहला वाला आएगा इसके। ये आया हुआ है। ये बहुत ही एवरग्रीन स्टैटिक जीके है आपका, ये बहुत बार आता है। एक सिरिमाओ भंडारना है कि ये भी खूब आता है, ये सारा क्लियर। अब यहां पर मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। रशिया दुनिया का पहला देश है या पहला देश बनेगा, रशिया दुनिया का पहला देश बनेगा जो चांद पर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा 2036 तक। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला देश जो चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा, रशिया 2036 तक। यही याद कर लेना, ठीक है ना। रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको रोसकोसमोस बोलते हैं, ये नॉर्मल बात है ये। अब देखिए, इंडियन इलेक्शन कमीशन ये वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि इसने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा की है। जब भी किसी राज्य में चुनावों की घोषणा होती है तो उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। विशेष रूप से आपको मैं बता दूं कि इसमें विधानसभा सीटें पूछी जाती है। यदि हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करता है भारत में चुनावों का, ये करता है ये सारा। और भारतीय संविधान में जो इसका उल्लेख है, आर्टिकल 324 के अंदर इसका उल्लेख है। टिक कर लीजिए इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंदर इसके बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में 324, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ गए ये तो बात। भारत में चुनावों का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं ये करवाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। लेकिन लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। जैसे राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, प्रत्येक स्टेट का अपना अलग अलग होता है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। 2011 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं वैसे इसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, ये थे सुकुमार सेन। ये आपका स्टैटिक जीके है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आईबी 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये है वीएस रमा देवी। लेटेस्ट में जो इसका कॉम्पोजिशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम ये होता है कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। तो इसमें जो मेंबर है टोटल ये होते हैं 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसको भूल के भी मत भूल जाना, 3 मेंबर होते हैं। वर्तमान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार, इनका नाम अब अखबारों में आएगा। इसकी सहायता के लिए 2 होते हैं, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी। ये जो ज्ञानेश कुमार है, मतलब जो सीईसी है, इन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, आप इसको ये भी कह सकते हो। कभी बाद में जब पॉलिटी बताऊंगा तब बताऊंगा कि महाभियोग क्या होता है। आप इसे कह सकते हो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। एक बार इसकी नियुक्ति हो गई तो इसको संसद के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन ये जो दोनों होते हैं इनको सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा
हटाया जा सकता है। ये इसकी एक अलग सी बात है। मतलब यदि चुनाव आयुक्त को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, और इसके लिए केवल चाहिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहमति चाहिए, सिफारिश चाहिए। लेकिन यदि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो फिर आपको महाभियोग लाना पड़ेगा, जो कि सदन में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है, इसे पारित करवाना पड़ता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पर साइन करता है, बाकायदा बीच में समिति भी गठित की जाती है। ऐसे सारे प्रक्रम होते हैं इसके अंदर, ठीक। अब लेटेस्ट में इन्होंने ये घोषणा की है कि 5 राज्यों के चुनाव होंगे, या मैंने आपको बता दिए हैं। वेस्ट बंगाल 2 चरणों में चुनाव होगा। 294 294 सीटें हैं। आज ही आपको बता रहा हूं मैं, मेरी नजर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको मेरी याद जरूर आएगी। 294 याद कर लेना, और इसी पे ही घमासान मचेगा जो मचेगा वो। असम के अंदर 126 है, केरल के अंदर 140 है, तमिलनाडु के अंदर 234 है, पुडुचेरी के अंदर 30 है, ठीक है ना। 30 सीटों पर चुनाव होंगे 2 चरण के अंदर। अब जब चुनाव होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उनका संचालन कैसे किया जाए। तो एक चुनाव आयोग की एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन की एक ऐप है। उस ऐप का नाम है सी विजिल। सीडीएस के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, और मजेदार बात है लगातार आया था ये, ठीक है। एक राजस्थान के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सी विजिल ऐप क्या होती है। तो एक तो चुनाव आयोग की ऐप है, ये तो पता लग गया। ये क्या होती है? आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देता है। ये उल्लंघन की जानकारी नागरिक दे सकता है। मतलब जैसे मैंने अपने मोबाइल में सी विजिल ऐप डाउनलोड कर ली, और मेरे क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, और कोई पार्टी या नेता या लीडर जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करे। आचार संहिता क्या होती है? जैसे चुनावों के बाद आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद सरकार कोई योजना नहीं निकाल सकती, ठीक है ना। कोई ऐसे कोई भी धनराशि, कोई लोक लुभावन योजना ही नहीं बता सकती। भाई जैसे कह दे कि जैसे आचार संहिता लागू हो जाए, राजस्थान में चुनाव होंगे, आचार संहिता लागू, तो भजनलाल शर्मा कह दे कि मैं इतनी तारीख को रीट के एग्जाम लूंगा और 1 लाख वैकेंसी, नहीं कर सकता। हाँ, पहले से कोई वैकेंसीज होती है वो करवा सकता है, वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। तो ये आया हुआ है आचार संहिता के उल्लंघन, सी विजिल मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुडुचेरी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। विधानसभा सीटें 33, मैंने वहां 30 बताई है, यहां ध्यान रखना है। इसमें 30 सीटों पर चुनाव होते हैं, और 3 सीटें मनोनीत होती है, नॉमिनेटेड होती है। पुडुचेरी जो है 3 राज्यों के तहत आता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल में इसका एक क्षेत्र है माहे, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है, और आंध्र प्रदेश में यनम है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। और भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। दूसरे नंबर पर है लेह, तीसरे नंबर पर है जैसलमेर। ये आपके एक एग्जाम में आ भी चुका है। यदि हम जे&के को लेके चलें, जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसमें जो विधानसभा सीटें हैं 114। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत के कब्जे में जो है 90, मतलब भारत केवल 90 सीटों पर ही चुनाव करवा सकता है, इसके अलावा नहीं करवा सकता। और क्योंकि 24 सीटें पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के पास में है। जनगणना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जिसमें जनगणना के संबंध में क्वेश्चन ना आए। यदि आप राजस्थान का कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो आप 10 पेपर को एक साइड में रख लेना, ठीक है,
मैं अपनी सेफ्टी के लिए आपको बता रहा हूं। वैसे तो 9 पेपर मिल जाएंगे और ज्यादा कहूंगा तो 10 में 10 मिल जाएंगे, लेकिन आप में से क्या होते हैं, उस नेगेटिविटी को ज्यादा ढूंढने वाले स्टूडेंट होते हैं, इसलिए मैं अब पहले ही बचाव कर लेता हूं। वैसे तो हर एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा, राजस्थान के हर एग्जाम में 10 पेपर उठा के देख लेना। 10 में से 10 पेपर होंगे तो 7 पेपर में आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा, 7 पेपर में। 2013 आरएएस का यदि आप देखोगे तो उसमें जनगणना के 2 क्वेश्चन थे। आरएएस के तो आप जो भी एग्जाम देखोगे ना, उसके अंदर आपको लगभग 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जनगणना के। इसी कारण से मैंने कहा ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कभी ट्राई करना। संघ सूची का विषय है यूनियन लिस्ट, कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जनसंख्या के अध्ययन से ही हम पता करते हैं कि कौन सी योजना कहां लगानी है हमें। एक होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकीय लाभांश। ये भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में किस आयु वर्ग के लोग आते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, मतलब ऐसी जनगणना जो हमें लाभ देती है, जो हमें प्रॉफिट देती है, वो जनगणना कौन सी है, वो जनसंख्या कौन सी है। लाभ कौन देगा? 5 साल का बच्चा तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो खर्चा है। 60-65 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देगा, वो भी खर्चा है। तो कौन देगा? आप जैसे युवा, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो ये लाभांश तय किया गया है, इसके लिए जो एज ग्रुप है, जो आयु वर्ग है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये है 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग। सामान्यतः कई लोग ऐसे हैं जो 65 साल तक भी काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन जो एवरेज हम मानते हैं वो 15 से 59 वर्ष। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हम काम पर नहीं लगा सकते, ठीक है। और 60 साल का व्यक्ति रिटायर माना जाता है सामान्यतः। कई 62 में भी रिटायर होते हैं, कई 65 में रिटायर होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से 15 से 59 ये एज ग्रुप होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ऐसी जनसंख्या जो भारत की जीडीपी को बढ़ाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाती है, जो प्रोडक्शन करती है, जो कमाती है, जिसका हिस्सा होता है कमाई के अंदर, जो भारत को कमा कर देती है, वो ये एज ग्रुप होता है। और इसके अलावा जो भी बच गए वो खर्चे के घर है, ठीक है। भारत में ये आयु वर्ग ज्यादा है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है बेरोजगारी। हर हाथ में काम नहीं है। यदि ये काम हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहे। यदि इसको तंग करोगे, पूरा सिस्टम पलट जाएगा। इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि यदि इसको आप काम नहीं दोगे, इसे काम चाहिए, तो काम नहीं मिला तो कोई हैरत की बात नहीं है, ये गलत रास्ते की तरफ भी जा सकता है। देश विरोधी घटना भी, राष्ट्र विरोधी घटनाएं भी कर सकता है ये। क्यों? इसकी जो एज है वो धन कमाने की एज है, अब इसको काम नहीं मिल रहा। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब नौकरियां चली गई थी तो चोरियों की घटनाएं ज्यादा घटित होने लग गई थी। लोगों के घर के आगे से डब्बे उठा के लेके चले गए थे लोग, इतना होता था सिस्टम। ये पता है ना आपको, ये चीजें, ये घटनाएं घटित हुई थी, ऐसा होता था सारा। ये है। चलिए, तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। पहली क्रमबद्ध जनगणना क्यों कहते हैं? फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस, क्योंकि यहां से डिसाइड किया गया था कि भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाई जाएगी। फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल लॉर्ड रिपन, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके। सेंसस कमिश्नर जो है मृत्युंजय नारायण राव, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, जरूर आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए। आप
जनगणना 2011 जब हुई थी उसके बाद के पेपर देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उस समय ये तो नहीं थे, खैर और थे, उस समय उनका नाम आता था। ये लेटेस्ट हमारे पास है कि जनगणना 2027 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट का मतलब होता है भारत सरकार, कैबिनेट भारत सरकार। हालांकि कैबिनेट शब्द का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कैबिनेट के अंदर जो आते हैं, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आता है और कैबिनेट मंत्री आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री खुद एक कैबिनेट मंत्री होता है। राजस्थान SI 2011 इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कैबिनेट में शामिल होते हैं, ऑप्शन में था केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट मंत्री ही होता है। केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, ये दर्जे के आधार पर है। एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी होते हैं, वो तब बनाए जाते हैं जब किसी मिनिस्ट्री का कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है। ये भार को कम करने के लिए, व्यय भार को, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए किया जाता है, खर्चे को कम करने के लिए किया जाता है। वे जैसे कपड़ा मंत्रालय, यदि उसमें आप Z+ सुरक्षा दे दोगे किसी को तो क्या फायदा उसका, कौन मारने आ रहा है उसको, क्या नुकसान है उसको, पास में थड़ी पे जाके चाय पी के आ जाए तो उसको पूछे नहीं कोई। लेकिन रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जब बाहर निकलता है तो बहुत सारे दुश्मन उसके होते हैं, उसको वो फैसिलिटी देनी पड़ती है। गृह मंत्री निकलता है तो लोग तैयार बैठे हैं कि एक बार निकल जाए थड़ी पर चाय पीने के लिए। समझ में आई बात सारी है? तो इस भार को कम करने के लिए किया जाता है। ये 16वीं जनगणना है ये, ठीक है। मेरी नजर में यदि मैं आपसे कहूं, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को सही भी सोल्व भी कर दो, सभी कर दे, ये भी है, और मुझे पूरा विश्वास है लगभग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये जरूर आएगा। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए, 15वीं है 17वीं है तो दिक्कत आ जाएगी। पता लगा लोकसभा चुनाव में घुस गए, कौन सी लोकसभा के चुनाव है उसमें घुस गए, पता नहीं लगता है। इससे पहले 15वीं जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, आजादी के बाद की यह 8वीं जनगणना है, ठीक है। भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है, कंप्लीटली डिजिटल सेंसस इन इंडिया, फर्स्ट कंप्लीटली डिजिटल सेंसस इन इंडिया। अब डिजिटल रूप से करेंगे तो फिर हमें ऐप चाहिए, पोर्टल चाहिए। तो एक ऐप है जिसमें हम डेटा लेंगे और एक पोर्टल है जिसका नाम हमने रखा है CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसमें हम मॉनिटरिंग के लिए, नाम से ही पता लग रहा है, ये करेंगे हम। ये 2 फेजेज में होगी, पहला फेज दूसरा फेज। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा। इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, घरों की जनगणना और घरों की सूची ये तैयार की जाएगी। यहाँ राष्ट्रपति की जनगणना सबसे पहले होती है, ये आपको अखबारों में मिल जाएगा। अब देखिए बेटा, पुराने अखबार पढ़ोगे, जो भी राष्ट्रपति थे बड़ा बड़ा अखबार में आता था, जनगणना के अधिकारी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे, राष्ट्रपति की जनगणना की फोटो आती थी, ये आता था। अब वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री है, नए बने हैं, यदि कुछ चेंजेस कर दे तो मुझे पता नहीं है इसका, हो सकता है वो ना दे, खुद की जनगणना करवा ले, भरोसा नहीं है इस आदमी का, भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, ये वो एक अलग बात है। कल को आप कह दो सर आपने कहा था ये, वो उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि जनगणना पहले इसी की होगी क्योंकि भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। समझ में आई बात सारी? ये है। लागत कुछ समय के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में तो नहीं पूछेंगे। आप कह दो कि कोई 3 साल बाद आपको लागत पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, वो बेतुका क्वेश्चन होगा, यदि कोई दे देगा तो मामूलक की श्रेणी में आ जाएगा वो। तो 12,000 करोड़ के आसपास इसका खर्चा है, एक्यूरेट याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फेज फरवरी 2027 में, जाति जनगणना इसी चरण में होगी, इसी चरण में होगी। यह भारत की दूसरी जातिगत जनगणना है, पहली जनगणना हुई थी 1931 के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि आजाद भारत की पहली जनगणना कौन सी है, तो फिर ये होगी 2027। हाँ, एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, इस जनगणना का नाम है जनगणना 2027। अभी वर्तमान में 26 चल रहा है, नाम इसका 2027 है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर घुमा देता है आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीजों का। ये है सारी चीजें जनगणना के संबंध में। क्लियर? तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे की बात हम कल करेंगे।